हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं कि जुडिशरी एग्जाम की तैयारी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आप बिना किसी कोचिंग के अपने जुडिशरी की तैयारी शुरू कर सकते हैं, कब जुडिशरी की तैयारी शुरू करने का बेस्ट टाइम होता है, और अगर आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन बनना है तो आपको 10 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना होगा और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एक सिस्टमैटिक अप्रोच से आप जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर सकते हो और जल्दी से जल्दी सिविल जज जूनियर डिवीजन बन सकते हो। तो आज का सेशन उन सारे लोगों के लिए होने वाला है जो कि अपने लॉ को परस्यू कर रहे हैं या फिर लॉ पास हो चुके हैं और वेरियस जगह कोचिंग ले चुके हैं या फिर कोचिंग लेने की सोच रहे हैं, या फिर जो लोग सेल्फ स्टडी से जुडिशियल सर्विसेज का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको मैं एक सिस्टमैटिक प्लान बताऊंगा कि कैसे आपको जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट करनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना है प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से, किन-किन चीजों का ध्यान रखना है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से हमें जो है क्या-क्या चीजें जो है पढ़नी पड़ती हैं और किस अप्रोच को लेकर कौन से स्टेट्स पर फोकस कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कि किस अप्रोच से पढ़ना है, क्या-क्या चीजें पढ़नी है, कहां से जो है मटेरियल ले सकते हैं, कहां से कंटेंट ले सकते हैं, तो ये सारे डिस्कशन में अपने चैनल अपूर्व शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का नेम है और यहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके अपने सारे डिस्कशन मुझसे यहां पर कर सकते हैं। अगर आपका लॉ से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर आप मुझसे पर्सनली किसी भी चीज पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहां पर हर एक चीज मेरे से डिस्कस की जा सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन कि किस तरीके से 10 स्टेप्स जो है फॉलो करके और एक सिस्टमैटिक पैटर्न को यूज करते हुए आप सिविल जज जूनियर डिवीजन बन सकते हो। आपको पता है इंडिया में जज बनने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर जिनको बार से उठाकर डायरेक्ट कोर्ट्स में जजेस बना दिया जाता है। दूसरा होता है हमारा कि जो भी लॉ ग्रेजुएट होगा, जिसके पास लॉ की डिग्री होगी, वो जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम दे सकता है। अब सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम के हर एक स्टेट में अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि ऐसे सारे लोग जो कि 7 साल से ज्यादा एडवोकेसी का एक्सपीरियंस रखते हैं वो एचजेएस एग्जाम्स को भी दे सकते हैं। एचजेएस एग्जाम्स कौन से होते हैं? हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जो भी लोग 7 साल एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो जो है एचजेएस के एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं और डायरेक्ट असिस्टेंट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्लियर? लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सबसे बेसिक सिविल जज जूनियर डिवीजन के बारे में कि अगर आपने लॉ की डिग्री किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से ले रखी है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज है, तो इस केस में आप जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन के पेपर को देने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। इंडिया में दो तरह की लॉ की डिग्री होती है। एक होती है हमारी 12th के बाद में, जिसको 5 ईयर्स कोर्स BA LLB, BCom LLB या फिर BSc LLB, बहुत सारे 5 ईयर्स कोर्स होते हैं, इनके नेम से जाना जाता है। एक होती है हमारी ग्रेजुएशन के बाद में। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ग्रेजुएशन के बाद में जो लॉ की डिग्री होती है वो कितने साल की होती है? तो वो जो है आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है। चाहे आपने इस तरीके से लॉ की डिग्री को ऑब्टेन किया हो या फिर आपने जो है 3 इयर्स ग्रेजुएशन करने के बाद 3 इयर्स का कोर्स करके लॉ की डिग्री ऑब्टेन की हो, आप पूरी तरीके से सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास लॉ की डिग्री होना रिक्वायर्ड है। दूसरा स्टेप होना चाहिए कि आप किस तरीके के स्टेट्स को अप्रोच कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने स्टेट को टारगेट करना है कि किस किस स्टेट का सिविल जज जूनियर डिवीजन का आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो दूसरा स्टेप आपका हो गया कि आपने ये डिसाइड किया कि मैं जो है इस स्टेट को फोकस करूंगा और इन स्टेट्स में सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम देने जाऊंगा। अब यहां पर इंडिया में हमारे स्टेट स्पेसिफिक जुडिशियल एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। तो दो तरीके की अप्रोचेस जो है एग्जाम में और अलग अलग स्टेट्स में पैटर्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कुछ स्टेट होते हैं जो कि प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर कंडक्ट कराते हैं, जो कि प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर कंडक्ट कराते हैं। पहला पेपर होता है हमारा लॉ का और जो दूसरा पेपर है वो हमारा कंडक्ट कराया जाता है GS प्लस
करंट अफेयर्स का। अब यहां पर ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो कि ये दोनों पेपर प्रीलिम्स में ही कंडक्ट कराते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों का पहले से ये पार्ट स्ट्रांग है वो जो है हमारे इन दो पेपर कंडक्ट कराने वाले स्टेट्स को फोकस कर सकते हैं। जैसे इसमें आता है आपका यूपी, दूसरा बिहार, और इसमें कुछ अदर स्टेट भी आते हैं। जैसे उत्तराखंड का एक ही एग्जाम होता है, लेकिन उसका वेटेज अगर आप देखोगे तो 200 मार्क्स का पेपर है, जहां पर 50 नंबर का जीएसई आ रहा है। क्लियर? तो यहां पर तीसरा हम यूके भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि आपका सिंगल पेपर प्रीलिम्स का कंडक्ट कराते हैं। अब इस सिंगल पेपर में कौन सा होगा? इस सिंगल पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि मेजॉरिटी पार्ट जो है क्या होगा? मेजॉरिटी पार्ट लॉ का होगा। अगर आपसे करंट अफेयर या फिर जनरल नॉलेज पूछी भी जा रही है तो उसका बहुत ही कम जो है हमें पोर्शन देखने को मिलता है। जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो एमपी जुडिशरी का। एमपी जुडिशरी में हमें देखने को मिलता है कि जो है हमारे क्वेश्चन आते हैं टोटल 150, और इसमें से आपसे 20 मार्क्स के ही करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा इसका कौन सा स्टेट है? दूसरा हमें देखने को मिलता है कि अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, आरजेएस बनना चाहते हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि 100 नंबर का पेपर कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें 70 मार्क्स का लॉ का पूरा पेपर होता है और 15 मार्क्स के आपके लैंग्वेज पेपर होते हैं, जहां पर आपसे इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी जो है प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में पूरी तरीके से एक पेपर कंडक्ट करा के सिविल जज जूनियर डिवीजन का प्रीलिम्स लिया जाता है। तीसरे स्टेट की अगर बात करें तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि जो छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज है उसका भी जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन का एक ही पेपर कंडक्ट कराया जाता है। चौथा अगर स्टेट की बात करी जाए तो आप देख सकते हो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। अब दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में आपको सेम पैटर्न देखने को मिलता है उत्तराखंड वाला, जहां पर हम देखते हैं कि 200 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 150 मार्क्स का लगभग आपसे लॉ प्लस इंग्लिश पूछा जाता है, और लगभग 50 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से और हमारे स्टैटिक जीके पार्ट से आते हैं। तो ये एक ही पेपर यहां पर डीजीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद आप हरियाणा ले सकते हो, उसके बाद आप अगर झारखंड का पेपर ले सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें वो स्टेट है जो कि सिंगल पेपर को कंडक्ट कराते हैं, जिसमें क्यूमुलेटिव सारी चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन अगर हम दूसरे वाले स्टेट्स की बात करें तो यहां पर ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर एब्सोल्यूट 50% जो है एक सेपरेट पेपर हमारा करंट अफेयर्स का प्रोवाइड किया जाता है, और लॉ और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स इसमें हमसे पूछी जाती है। तो आपको सबसे पहले दूसरे स्टेप में यही डिटरमाइन कर लेना है कि आप इस तरीके के स्टेट्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो है आप हमारे इस तरीके के स्टेट्स की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों ही हम जो है दोनों ही तरह के स्टेट्स में और सारे स्टेट में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनना चाहते हैं और सबके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको दोनों ही अप्रोचेस को साथ में लेकर चलना होगा। लेकिन मेरी ये प्रायोरिटी है या फिर मेरा ये सजेशन है कि जिन लोगों का जीएस पार्ट जो है मजबूत होता है उनको जो है यूपी और बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली जैसे पेपरों पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए। लेकिन ऑल ओवर आप कर रहे हो तब भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने आप को बाइफिकेट कर लेते हो और फोकस्ड हो जाते हो स्टेट स्पेसिफिक, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है उस स्टेट में ज्यादा हो जाते हैं। तो दूसरा स्टेप हो गया कि आपने लॉ की, पहला स्टेप आपने लॉ की डिग्री ले ली। दूसरा कि आपने डिटरमाइन कर लिया कि किस तरीके से आप जो है क्या करोगे, किस तरीके से और किस स्टेट्स में अपने एग्जाम्स को देने जाओगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रीलिम्स, चौथा होता है मेंस और पांचवा होता है इंटरव्यू। अब हमने यहां से तैयारी की बात शुरू कर दी है, तो 5 स्टेप तो मैंने आपको यहां पर बता दिए। अब मैं आपको प्रीलिम्स के रेस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि प्रीलिम्स की आपको क्या अप्रोच रखनी है। फिर हम जो है मेंस के बारे में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, और हम लास्टली डिस्कस करेंगे क्या इंटरव्यू की भी अलग से कोई सेपरेट तैयारी हमारी की जाती है या नहीं, क्योंकि यही तीनों स्टेजेस हैं जो आपको क्रॉस करनी होगी सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए या फिर पीसीएसजे के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जहां पर बहुत सारे बच्चे जाते हैं, जिसमें जितनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसके 10% और कुछ स्टेट में 15% स्टूडेंट्स को मेंस के लिए कॉल आता है और उनको मेंस लिखने का मौका मिलता है। उसी बेंचमार्क पे कट ऑफ को रखा जाता है। सपोज करिएगा किसी भी स्टेट में जो है हमारे
100 सीट्स आती हैं तो 1000 बच्चों को प्रीलिम्स में क्वालिफाई कराया जाएगा जो कि मेंस लिख सकते हैं। 10% क्राइटेरिया रहता है, लेकिन कुछ स्टेट में जैसे आप आरजेएस देखोगे तो नंबर ऑफ सीट्स का 15% स्टूडेंट्स को कॉल किया जाता है। आरजेएस में 100 सीटें आई हैं तो 1500 बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस लिखने के लिए। उसके बाद ये तो होता है सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला स्टेप, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि कुछ क्रीमी लेयर के हैं, ठीक है, जहां पर ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है जिनको कि मेंस लिखने का मौका मिलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रीलिम्स के नंबर आपके कभी भी जो है फाइनल कट ऑफ में नहीं जोड़े जाते। फाइनल कट ऑफ में आपके जो मेंस के मार्क्स होते हैं किसी भी स्टेट में वो, प्लस जो आप इंटरव्यू में स्कोर करते हो, हर एक स्टेट में अलग अलग मार्क्स का इंटरव्यू देखने को मिलता है। कहीं 40 नंबर का होता है, कहीं 50 का होता है, कहीं 100 का होता है, कहीं कहीं 200 नंबर का इंटरव्यू भी होता है। तो आपको देखने को मिलता है कि मेंस के और जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं, इन दोनों का टोटल जितनी भी आपने स्कोर किए हैं उस हिसाब से जो है कट ऑफ बनाई जाती है, और उस कट ऑफ को जितने भी लोग क्लियर कर लेते हैं वो होते हैं हमारे सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो ये 5 स्टेप हैं, इन तीनों को लेकर पूरा एक प्रिसाइज प्लान में अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा। छठवां स्टेप होता है कि आपको जो है लोकल लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं या फिर जो लैंग्वेज पेपर्स होता है हमारा मेंस में, उस पर बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से ही फोकस करने की जरूरत है। हर एक बच्चे को मेंस के पेपर में लॉ बराबर आता है क्योंकि उसने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रखा है और मेंस के लिए भी पढ़ रखा है, लेकिन एज कौन से बच्चे लेंगे, जिनका लैंग्वेज पेपर अच्छा होगा, प्लस दूसरा अगर आपका जीएस और करंट अफेयर्स का स्पेसिफिक पेपर है स्टेट में, तो जो लोग हमारे जीएस पेपर को प्लस करंट अफेयर्स पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे उनके पास एक एक्स्ट्रा एज होती है कि वो जो है दूसरे लोगों से जल्दी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब समस्या ये आती है कि हम जो है लैंग्वेज पेपर को और ये जीके जीएस को सोचते हैं कि जब हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा तब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यही सबसे बड़ी विडंबना है किसी भी स्टूडेंट की कि जब प्रीलिम्स के लिए 8 महीने की तैयारी का समय लगा तो मेंस जो हमें 2 महीने का 60 दिन का या 65 दिन का या फिर 45 दिन का मेंस के लिए टाइम मिल रहा है, उसमें आप सारा का सारा लॉ भी पढ़ लोगे और आप जो है सारे के सारे करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, लीगल करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, प्लस लैंग्वेज की क्लासेस कर लोगे। उसके अलावा जजमेंट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग जैसी, आंसर राइटिंग जैसी सारी चीजें भी सीख लोगे, क्योंकि आप जो है प्रीलिम्स निकालने के बाद एकदम से सुपर ह्यूमन हो जाओगे। क्योंकि 8 महीने तो प्रीलिम्स निकालने में ही लग गए और 2 महीने का टाइम मिला उसमें हम सब कर डालेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। और जो बच्चे इस अप्रोच पे काम करते हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते जाते हैं। हमें अप्रोच कौन सी रखनी है, प्रीलिम्स को भी उतना ही वेटेज देकर चलना है, मेंस को भी उतना ही वेटेज देकर चलना है और इंटरव्यू को भी उतना ही वेटेज देकर चलना है, जिससे कि हमारा 8 महीने में या 6 महीने पढ़ने के बाद प्रीलिम्स हो रहा है तो हमारे पास 2 महीने में मेंस का रिवीजन करने के लिए सारा कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। और यकीन मानिएगा कि उस 2 महीने में जो लोग नया पढ़ते हैं वो मेंस में नहीं क्वालिफाई करते, जिन्होंने पहले से ही मेंस का कंटेंट बना के रख रखा है और 2 महीने अपने आप को पॉलिश करते हैं, चाहे वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, चाहे वो जजमेंट राइटिंग हो सिविल की या फिर क्रिमिनल की, चाहे वो लैंग्वेज प्रैक्टिस की बात हो या फिर हमारे जीएस और करंट अफेयर्स की बात हो। तो ये सारा कंटेंट अगर आपने पहले से ही बना रखा है, जब आप प्रीलिम्स को अप्रोच करके सारी चीजों को पढ़ रहे थे, तो 2 महीने का या फिर 3 महीने का जो समय होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो है RRR टेक्निक को यूज करके अपना रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि आप मेंस को इजीली क्वालिफाई कर पाएं। अगर ये अप्रोच रख के पढ़ाई शुरू कर दी कि पहले प्रीलिम्स करेंगे फिर मेंस करेंगे, प्रीलिम्स होने के बाद मेंस की तैयारी करेंगे और फिर जो है इंटरव्यू में जाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा क्या दिक्कत पैदा होने वाली है जब हम प्रीलिम्स को पास कर लेंगे और मेंस लिखने जाएंगे तब। तो इन सारी चीजों पर हमें जो है पैरेलली काम करना है, अपने डे के या फिर अपने टाइम का ऐसा टाइम टेबल और ऐसा शेड्यूल जो है क्या कहते हैं फिक्स करना है, जिससे कि हम प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से की जाने वाली सारी चीजों को ध्यान में रख पाएं, दूसरा मेंस के प्रोस्पेक्टिव से की जाने वाली सारी चीजों को ध्यान में रख पाएं, और तीसरा इंटरव्यू गाइडेंस के लिए जो भी इन दोनों में से चाहे प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से हो चाहे मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हो हमें लगता है कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी तुरंत के तुरंत जो है रिकैप करना, रिकॉल करना हमारा जो है क्या होना चाहिए, प्रोसीजर डेली का रहना चाहिए।
तो यहां पर आपको मेंस की प्रिपरेशन भी साथ साथ करते हुए चलनी है। 7th स्टेप है कवर द डेली करंट अफेयर्स एंड द लीगल करंट अफेयर्स। ठीक, डेली बेसिस पर आपको कम से कम 30 से 35 मिनट जो भी हमारे, चाहे वो लीगल करंट अफेयर्स हो या फिर जनरल करंट अफेयर्स हो, इसके जो है पढ़ते ही रहने हैं। और पढ़ के अगर आप इनको कहीं भी जॉट डाउन कर पा रहे हैं, अपने डेली बेसिस पर एक A4 शीट पर सारे के सारे लीगल और जनरल करंट अफेयर्स को लिखते जा रहे हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब आप किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स देने जाएंगे या मेंस देने जाएंगे तो आपके पास पूरा एक कंपाइलेशन रेडी होगा, पिछले 6 महीने का, पिछले 1 साल का, पिछले 3 महीने का, जो भी स्टेट्स में आता है वहां पर। और इसको जब ये सारी चीजें हमारे पास रेडी होती हैं मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, तो हमें ज्यादा जो है क्या अपना टाइम मिलता है इन चीजों को रिवाइज करने का, प्लस मेंस में लॉ के सब्जेक्ट पे फोकस करने का। तो डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स बनाते जाने हैं। एक A4 साइज शीट पर दोनों साइड लिख लोगे, 10, 15, 20 मिनट का टाइम लगता है। आप जो है किसी भी वेबसाइट को यूज करके डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स में और मेंस में आपके मार्क्स को इस आगे बढ़ाने में और आपको कट ऑफ क्लियर कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। स्टार्ट करते समय 8वां जो स्टेप है वो याद रखना है कि जब भी हम जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करें या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करें, तो हमको जो है छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करना चाहिए और उन छोटे टारगेट्स को इजीली हम जो है कंप्लीट कर पाएं, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे कि आज इतना टारगेट था और मैंने इस सब्जेक्ट के इतने सेक्शंस को अच्छे से पढ़ लिया है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन मुझे तीनों ही स्टेप्स में आ जाएगा तो मैं इसका इजीली आंसर कर सकता हूं। तो आपको छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स जो है क्या करने होंगे, सेट करने होंगे। ऐसा नहीं है कि CRPC पहला सब्जेक्ट उठा लिया और CRPC को 3 दिन या 4 दिन में खत्म करने की ठान ली और CRPC पागलों की तरह पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिस्टमैटिक वे में छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए। 37 चैप्टर हैं, 37 चैप्टर्स को आप जो है मेरे हिसाब से 50 डेज में अगर कंप्लीट कर सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट पॉसिबल चांस। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से भी आप पढ़ें, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी पढ़ें और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से भी उसको कवर करते हुए चले जाएं, जिसके बाद आपको 50 दिन के बाद एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपके पास कंप्लीट हो। तो छोटे छोटे टारगेट्स जो है हमें बनाने होंगे जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, शुरू करते हैं। जो लोग डायरेक्टली बड़े टारगेट को अचीव करने की सोचते हैं उनका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि पहले वो IPC से स्टार्ट करेंगे या CRP से स्टार्ट करेंगे और शुरू के 25 दिन का जो मोटिवेशन लेवल होगा, पढ़ाई का जो लेवल होगा वो पीक पे होगा। उसके बाद जैसे ही वो 30 पहुंचेगा, 35 दिन होंगे, 40 दिन होंगे, वो सब्जेक्ट वहीं छूट जाएगा, वो बंद करके रख दिया जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट पे पहुंच जाएंगे। बड़े सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे हो, चैप्टर वाइज जितना भी दिया है उतना पढ़ने की कोशिश करो। अगर चैप्टर बड़ा है तो उसको जो है 2-3 दिन में डिवाइड कर लो। एक साथ कभी तैयारी नहीं की जा सकती, तैयारी स्मॉल टारगेट्स को अचीव करके ही की जा सकती है सब। और 9th स्टेप जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है आपके अंदर कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। मतलब आप जो है लगातार मतलब ये नहीं कि आज से स्टार्ट कर दिया तो 12 महीने तक हम पढ़ ही रहे हैं। मतलब आप डिसाइड कर लीजिए, एक प्लानर बना लीजिए कि हफ्ते में 5 दिन में पढ़ूंगा, 6वें दिन पूरे जो भी चीजें मैंने एक हफ्ते में, एक वीक में कवर की हैं, किसी भी लॉ की, चाहे वो करंट अफेयर हो, लीगल करंट अफेयर हो, जनरल करंट अफेयर हो। पेपर नहीं आया है, पेपर आएगा 6 महीने बाद, लेकिन हर एक हफ्ते 5 दिन पढ़ने के बाद सैटरडे को मैं इन सबको रिवीजन करूंगा और संडे को टोटली रेस्ट लूंगा। कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। संडे को जो है 1 घंटे आप जो है क्रिमिनल जजमेंट लिख कर देख लो, एक संडे को, एक को सिविल देख लो। अगर आप जो है कोई भी मेंस का आंसर फ्रेम कर रहे हो या फिर कहीं से भी वीडियो देख लो कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, उसी तरीके के पैटर्न पर डेली जो है एक मेंस का क्वेश्चन या फिर जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उसको लिख कर देखिए। और जरूरी नहीं है कि आपको सारे टाइम पढ़ना है, 300 दिन कोई नहीं पढ़ सकता। ये एक जो है कहने की बात है कि मैं
लगातार 9 महीने तक या 6 महीने तक पढ़ता रहा और सिविल जज बन गया, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनाइए कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 डेज जो है हम अपने टाइम को बाइफिकेट करके करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, लॉ के सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, माइनर लॉज भी पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। छठवें दिन जो है हमें क्या करना है, छठवें दिन इन सारी चीजों का एक बार पेरिफेरल व्यू लेते हुए इनको रिवाइज कर लेना है, और 7वें दिन हम जो है पूरी तरीके से क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। अब इन 5 दिन में कितने कितने घंटे पढ़ना है वो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। आप दिन में पढ़ना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप रात में पढ़ना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। ये आपको जो है अपने ही हिसाब से टाइम टेबल को क्या करना होगा, टाइम टेबल को सेट करना होगा। और जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जो कि ग्रेड ए और ग्रेड बी में आते हैं, तो ऐसे में हमें होती है इन सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए एक जो है गाइडेंस की जरूरत, एक मेंटर की जरूरत, जो आपको गाइड करे कि आपकी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं। तो जब हम बात करते हैं 10th स्टेप की, तो हमें देखने को मिलता है कि नीड स्पेशल गाइडेंस एंड द मेंटर फॉर द होल जर्नी। एक ऐसे व्यक्ति से अपने गाइडेंस लेना शुरू कर दिए, चाहे वो आपका टीचर हो जो आपको जुडिशियल सर्विसेज के रेस्पेक्ट में गाइड कर सके, चाहे वो कोई भी आपके जानने वाले जज साहब हों जिन्होंने पहले ही पेपर को क्वालिफाई करके वो अभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी चीजों को मैनेज करने के लिए किसी की गाइडेंस की जरूरत होती है कि जब कोई भी स्टूडेंट अपना पूरा एक जर्नी को ट्रेवल कर रहा होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने की, और वो स्क्रैच से स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, फ्रेश माइंड है, अभी लॉ पास करके आया है और वो अपने पूरे सिविल जज जूनियर डिवीजन की जर्नी को स्टार्ट कर चुका है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, आप प्रीलिम्स देने जाओगे किसी स्टेट का, हो सकता है क्वालिफाई हो जाए, मेंस अगर 1 नंबर से रुक गया तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील होगा उस समय। तो आपको उस समय किसी अच्छे पर्सन की गाइडेंस लेने की जरूरत है और मेंटर की जरूरत है जो आपको उस सिचुएशन से निकालेगा। क्लियर? तो ये होते हैं हमारे 10 के 10 स्टेप्स जो कि किसी भी एक स्टूडेंट को सिविल जज जूनियर डिवीजन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और जो लोग इनको अच्छे से फॉलो करेंगे वो जो है जल्दी से जल्दी सिविल जज जूनियर डिवीजन बन पाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रीलिम्स में अगर आप सिविल जज जूनियर डिवीजन की तैयारी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी से सिविल जज जूनियर डिवीजन बनना चाहते हैं, तो आपको प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए और किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो कि आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करा दें। तो जो भी लोग सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं या फिर कहीं भी अदर इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड हैं या स्टडी आईक्यू जुडिशरी के ही स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि प्रीलिम्स में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम प्रीलिम्स के लिए जितने भी किसी भी हमारे मेजर लॉ के हों या फिर माइनर लॉ के बेयर एक्ट्स हैं उनको अच्छे से रीड करें, उनमें दिए हुए सारे इलस्ट्रेशंस को अच्छे से रीड करें। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट है या फिर रीसेंट जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का या फिर ज्यादा या फिर किसी भी हाई कोर्ट का, तो ऐसे सारे जजमेंट को हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जजमेंट प्रीलिम्स में हमसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो अगर प्रीलिम्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक बेयर एक्ट पे स्टेप नंबर 1 है ये प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करने का कि आपको हर एक सब्जेक्ट के बेयर एक्ट्स पे फोकस करना है। और अब एग्जामिनर ने क्या कर दिया है, अपनी अप्रोच को चेंज कर दिया है। तो आपको कवर टू कवर बेयर एक्ट को रीड करना होगा। रीड करने के साथ साथ आपको जो उसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट करना होगा, अंडरलाइन करना होगा, जिससे कि जब आप उसका रिवीजन करोगे तो आपके सामने वो हाईलाइटेड पॉइंट्स आते रहें जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देखने को मिलता था कि एग्जामिनर्स की ये अप्रोच हुआ करती थी प्रीलिम्स को लेकर कि यार मेजर एरिया है और मेजर लॉ है, तो मेजर लॉ में से भी जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसी से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बना दिया करते थे। लेकिन चाहे उत्तराखंड की बात कर लें या फिर इस बार हमारा छत्तीसगढ़ का जो एग्जाम हुआ है उसको देख लिया जाए, दोनों के पैटर्न को देखने को मिला कि जो माइनर लॉज हैं उन पे ज्यादा फोकस किया गया और मेजर लॉ को साइड लाइन कर दिया गया। माइनर लॉ के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट एरिया थे उनसे कम क्वेश्चन पूछे गए और जो ड्राई एरिया थे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है, जो कि कभी भी स्टूडेंट कवर करके नहीं जाते, उनसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए गए।
तो आपको इस अप्रोच को भी समझना होगा कि प्रीलिम्स के लिए आप जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर तैयारी को शुरू कर चुके हैं, तो आपको बेयर एक्ट पे फोकस करना है और कवर टू कवर एटलीस्ट एक बेयर एक्ट को 3 बार पढ़ना होगा। पहली बार रीड करोगे, कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी। दूसरी बार रीड करोगे तो वो सारी चीजें भी समझ में आएंगी जो पहली बार समझ में नहीं आई थी। और जब तीसरी बार रीड करोगे तो कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आपने पहली और दूसरी बार दोनों ही तरीके से मिस कर दी थी। तो एटलीस्ट बेयर एक्ट पे फोकस रखकर एक बेयर एक्ट को 3 बार कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। और तुरंत के तुरंत जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उससे रिलेटेड आपको मिल रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपने कवर किया, एमसीक्यू की बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, कोई भी बुक ले लो जो आपको समझ में आती हो। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आपने बेयर एक्ट से उसको कंप्लीट कर लिया है तो फटाफट से उसके एमसीक्यूज लगा लीजिए, चाहे 1 घंटे बाद, चाहे आधा घंटे बाद, या फिर तुरंत के तुरंत। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से जो है आपका ये जो आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी बेयर एक्ट की बात। 3 बार पढ़ने की बात क्या है, क्योंकि जो लोग पार्लियामेंट में लॉ को बनाते हैं उनके सामने भी किसी भी लॉ को 3 बार रीड किया जाता है। इस वजह से मैं आपसे ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जितने भी लोग एक चीज को एटलीस्ट 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी हमारे सामने आता है तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमारे दिमाग में होती हैं और हम उसके करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रीलिम्स में हमने देख लिया कि बेयर एक्ट पे फोकस करना है, एटलीस्ट 3 बार जो है मन लगाकर बेयर एक्ट को पढ़ना है। दूसरा, जितने भी हमारे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट मिल रहे हैं उन जजमेंट में क्या डिसाइड किया गया है प्रिसाइजली आपको लिखना होगा। दूसरी बात, कितने जजेस बेंच थी और उस जजेस बेंच को किसके द्वारा हेड किया गया था, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो भी किसी भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रीसेंट जजमेंट आया है, चाहे वो किसी भी हाई कोर्ट का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हो, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि कोई भी लॉ में अमेंडमेंट की गई है, लॉ में अमेंडमेंट करने की बात की गई है, किसी भी लैंडमार्क ओल्ड जजमेंट को जो है क्या किया गया है, साइड करते हुए दूसरे जो है नए कॉन्सेप्ट को लाने की कोशिश की गई है। तो ऐसे सारे जजमेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रीसेंट और लैंडमार्क दोनों ही जजमेंट पे आपको फोकस रखना है अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथा स्टेप क्या है प्रीलिम्स में कि जितनी भी लीगल मैगजीम होती हैं या फिर लीगल डॉक्ट्रिन्स होती हैं उन पर आपका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये लीगल मैगजीम से भी हमें हर एक प्रीलिम्स में एटलीस्ट 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब समस्या ये होती है कि ये डॉक्ट्रिन्स जो है हमारे बेयर एक्ट्स में नहीं दी होती, लेकिन कहीं कहीं जजमेंट्स को पढ़ते समय इनका इस्तेमाल जजेस द्वारा जजमेंट डिलीवर करने में किया जाता है। तो यहां पर आपको ये डिटरमाइन करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि आप अगर बेयर एक्ट से इन डॉक्ट्रिन्स को नहीं ले पा रहे हैं तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं या फिर लीगल मैगजीम्स की मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जहां पर आपको लीगल डॉक्ट्रिन्स के मीनिंग और वो जो है किस प्रोस्पेक्टिव से यूज की जाती हैं ये सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इनके मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, लीगल मैगजीम्स की इन बुक्स को ले सकते हैं। 5th स्टेप क्या होना चाहिए, किसी भी बेयर एक्ट में जितने भी इलस्ट्रेशन साइट किए गए हैं सेक्शंस के नीचे उन इलस्ट्रेशंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे हम बात करते हैं इंडियन पिनल कोड की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या फिर हम बात करें पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके इलस्ट्रेशन के बेसिस पर डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम इलस्ट्रेशंस को रीड करके नहीं जाते और छोटी छोटी बारीकियों को नहीं पढ़ते हैं, इसी वजह से ये सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स में गलत होते हैं। तो इलस्ट्रेशन चाहे वो आपकी किसी भी लॉ की हो, अगर किसी भी सेक्शन में लेजिस्लेचर ने उसको इनकॉर्पोरेट कर रखा है, लिख रखा है, तो एटलीस्ट वो इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। जैसे सेक्शन नंबर 43 इंडियन एविडेंस एक्ट की दोनों इलस्ट्रेशन नंबर ए और इलस्ट्रेशन नंबर बी
हमेशा रिपीटेडली हर एक स्टेट में प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्या है, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो पहली इलस्ट्रेशन का गलत ही आंसर मार्क करके आते हैं। तो इलस्ट्रेशंस में क्या पूछा गया है, किस तरीके के एमसीक्यूज इलस्ट्रेशन से बन रहे हैं, ये सारी चीजें आपको क्या करनी होंगी, ये सारी चीजें आपको इलस्ट्रेशंस जो बेयर एक्ट में दे रखे हैं उन पर फोकस करके पढ़नी होंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 6 है ये हमारा, यहां पर आपको वेरियस एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। एक बुक से आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने एक बुक से सारे एमसीक्यूज लगा दिए। दूसरी कोई अदर बुक ले लीजिए, एक बुक खत्म हो गई है तो इंटरनेट पे इतने सारे एमसीक्यूज हैं, इतनी सारी ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज होती हैं, वेरियस इंस्टीट्यूट जब भी किसी स्टेट का पेपर आता है तो वहां की टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं, तो वो सारी टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि किस स्टेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं भी कर रहे हैं किसी स्टेट की, तो एटलीस्ट 2-3 बुक्स को उठाकर जो है किसी भी सब्जेक्ट के सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रीलिम्स की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इतना सफिशिएंट है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए? इतने ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं, ये मोर देन सफिशिएंट हैं, मोर देन सफिशिएंट हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम को पूरी तरीके से क्वालिफाई कराने के लिए, बशर्ते आप 100% डेडिकेशन के साथ और ईमानदारी के साथ इन सारी चीजों को करें। ऐसा नहीं है कि बेयर एक्ट सामने खोल के रखा हुआ है और मोबाइल चला रहे हैं और पता चला कि आज टारगेट था 1 घंटे में 4 सेक्शन पढ़ने का, लेकिन रील्स देखते देखते 4 घंटे हो गए। तो अगर इस अप्रोच से तैयारी करोगे तो 100% लिखवा के ले लो कि पेपर क्वालिफाई नहीं होने वाला है। 1 घंटा पढ़ना है, जब भी टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हो या फिर जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हो, कहीं भी बैठकर पढ़ रहे हो, करना क्या है, आपको 1 घंटे में सेट कर लेना है कि इतने टारगेट से मैं इतने सेक्शंस को पढ़ने वाला हूं और इतनी चीजों को यहां पर टारगेट या इनकॉर्पोरेट करने वाला हूं। क्लियर? तो यहां पर आपको इतनी ये सारी चीजें अगर आपने प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, बेयर एक्ट पे फोकस करते हुए ये सारी चीजें कर ली, तो किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स एग्जाम हो, इसको क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि सर इतने सारे बेयर एक्ट पढ़ने हैं, इतने सारे लॉज को कंप्लीट करना है, तो इसका हमें जो है कितना टाइम लगना चाहिए? ईमानदारी से अगर ये सारे लॉ के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इन सारे इंपॉर्टेंट स्टेप को ध्यान में रखते हुए, अगर आप बेयर एक्ट को 3 बार रीड कर रहे हैं तो 6 से 8 महीने का टाइम सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 5 दिन आपको स्टडी करनी ही करनी है। 6 महीने में या 8 महीने में आप अपने प्रीलिम्स के सिलेबस को, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हर एक सब्जेक्ट को फॉलो कर लोगे तो आपका 6 महीने बाद किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम्स हो इजीली क्लियर हो जाए। अब आते हैं मेंस के प्रोस्पेक्टिव से कि क्या आपको प्रीलिम्स के साथ में ही मेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई होने के बाद मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो किन बातों का मेंस में ध्यान रखना है। देखो, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ना आपको बहुत सारी जर्नल इंपॉर्टेंट चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले लैंग्वेज, स्पेशल कमांड होनी चाहिए आपके लैंग्वेज के पेपर में। दूसरा, अगर जीएस प्लस करंट अफेयर्स का पेपर है तो आपकी इसकी तैयारी पहले से ही होनी चाहिए जब तक आपका प्रीलिम्स हुआ हो, प्रीलिम्स के साथ में ही। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जजमेंट राइटिंग, चाहे वो आपकी क्रिमिनल की हो चाहे सिविल की हो। ठीक, और क्या आना चाहिए आपको इन सारी चीजों के साथ जो है ये सारी चीजें भी आनी चाहिए। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि मेंस की तैयारी आप कब से करें, तो आप जिस दिन से अपने प्रीलिम्स की तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं उसी दिन से मेरा सजेशन है कि टॉपिक वाइज जो है क्या करें, आप मेंस के नोट बनाते जाएं।
और उसके अलावा आपको 1-1.5 घंटा डेली बेसिस पर, इन सारी चीजों को आप जरूरी नहीं है डेली करें, ऑल्टरनेटिव डेज पर कर सकते हैं। एक दिन लैंग्वेज कर लिया, ट्रांसलेशन अगर आपके स्टेट में इंग्लिश से हिंदी आ रहा है तो इंग्लिश से हिंदी कर लो, हिंदी से, और अगर अदर लैंग्वेजेस में आ रहा है, लोकल लैंग्वेजेस में, तो जो है उसको एक पैराग्राफ को हमेशा एक दिन प्रैक्टिस करें। दूसरा, जीएस एंड करंट अफेयर्स आप जो है स्टैटिक जीके को ऑल्टरनेटिव डेज पर पढ़ सकते हैं। ऐसे ही एक दिन करंट अफेयर पढ़ लिया, एक दिन लीगल जीके पढ़ ली। जजमेंट राइटिंग की बात करें तो जजमेंट राइटिंग स्टार्टिंग में आपको आएगी नहीं, क्योंकि पहले तो आपको मेंस की आंसर राइटिंग आनी चाहिए। फिर उसके अलावा जब आप पूरे लॉ को पढ़ लेंगे तब आप जो है समझ पाएंगे कि किस किस लॉ का जो है कब हम सिविल लॉ में यूज करते हैं, कब क्रिमिनल लॉ में यूज करते हैं, और कैसे सिविल की जजमेंट राइटिंग की जाती है और क्रिमिनल की जजमेंट राइटिंग की जाती है। तो जब तक आप जो है मेजर लॉस को कंप्लीट ना कर लें तब तक इसको जो है होल्ड पर रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके मेजर लॉस जो है होल्ड से कंप्लीट होते हैं, वैसे ही आपको जो है जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस भी जो है वीकली बेसिस पर आप कर सकते हो। और मेंस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी आप बेयर एक्ट से कोई भी चीज पढ़ रहे हैं और आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, जैसे हम एफआईआर के बारे में बात करें या फिर हम बात करें इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, जो कि हमारा सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में दे रखा है, तो ये जो टॉपिक है, या कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल हो गया या समरी प्रोसीजर हो गया, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं हमें अमूमन तौर पर देखने को मिलता है कि ये सारी चीजें हमें मेंस में पूछी जाती हैं। तो प्रीवियस ईयर की एक मेंस की बुक ले लो और वो उस बुक में क्या करना है, उस बुक में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को देखना है और उनके आंसर अपने आप से जो भी चीजें पढ़ने के बाद समझ में आ रही हैं खुद ही ड्राफ्ट करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए कि मेक द नोट्स ऑफ द टॉपिक, क्रिएट द टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स। क्या करना है कि हमें हैंड रिटन नोट्स अपने टॉपिक वाइज बनाने हैं। अब हैंड रिटन नोट्स का कंटेंट कहां से मिलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम सिर्फ और बेयर एक्ट पे फोकस कर रहे हैं और बेयर एक्ट में सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चीजें बता रखी हैं, तो और बेयर एक्ट में मेंस के प्रोस्पेक्टिव से सारी चीजें तो बता नहीं रखी हैं। लेजिस्लेचर ने अपनी इंटेंशन को जाहिर कर रखा है, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, तो उसके लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले सकते हो जो भी आपको समझ में आती हो, जिस भी राइटर की। वहां जैसे ही आप, जैसे समन्स का प्रोसीजर आपने पढ़ना शुरू कर दिया कि कैसे सीआरपीसी में समन्स भेजे जाएंगे, तो आपको क्या करना होगा, उस बुक में जो भी समन्स के रेस्पेक्ट में सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज दे रखे हैं या फिर अदर इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपने हैंड रिटन नोट्स को टॉपिक वाइज बनाते जाना है। और इसमें किसी भी टॉपिक को लिखने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करिए कि किस तरीके के उससे क्वेश्चन बनते हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं उनके ही आंसर को आपको खुद से ड्राफ्ट करना होगा। डेली बेसिस पर नहीं तो वीकली बेसिस पर क्या कर सकते हो, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्टिंग में मेंस के आंसर लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन बहुत सारे चैनल्स पर, यूट्यूब पर आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा कि हाउ टू राइट अ मेंस आंसर, किस तरीके से मेंस आंसर करने चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। तो जब एक मेंस का आंसर लिखते हैं ना 10 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का, तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में जो भी हमसे पूछा जा रहा है किसी भी रेस्पेक्ट में, उस चीज से स्टार्ट करते हुए अगर कोई हमें इंग्लिश मैगजिम, लीगल मैगजिम मिल रही है, उसको इंट्रोडक्शन में साइट करके उसके एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन का जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो भी सेक्शन के बारे में या फिर किसी भी आर्टिकल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीजें आपको जो है उसके बाद लिखनी होती हैं। और लास्ट में अगर जैसे कोई भी टॉपिक का लास्ट में जो कंक्लूजन होता है, हमारे लेजिस्लेचर की इंटेंशन होती है, उसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। और इसी के बीच में आपको क्या करना होगा, कोई भी उससे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है या फिर रीसेंट जजमेंट है, बीच में ही साइट कर देना होता है। क्लियर? तो इस तरीके से मेंस के आंसर को हमेशा लिखा जाता है। अब यहां पर ये इस तरीके से आप क्या करोगे, मेंस की प्रिपरेशन को भी जैसे ही किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे उसके नोट्स बनाकर हैंड टू हैंड रखते जाओगे, जिससे कि ये 6 से 8 महीने का टाइम प्रीलिम्स के लिए कुछ लोगों को ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रीलिम्स और मेंस को साथ में तैयार कर रहे हो तो आपको इतना टाइम लगना तो लाजमी है।
कुछ बच्चे क्या करते हैं 3-4 महीने में प्रीलिम्स का सारा सिलेबस खत्म कर देंगे और बार बार उसी को पढ़ते रहेंगे, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप सेकंड मेंस का, उसको वो ध्यान में ही नहीं रखेंगे। जब प्रीलिम्स हो जाएगा तब इस पे सोचेंगे अरे प्रीलिम्स में तो बस हमें पढ़ना ही था, यहाँ तो खुद से नोट्स भी बनाने हैं, आंसर राइटिंग भी करनी है, इसके बाद हमें लैंग्वेज भी देखनी है, जीएस भी देखना है और जजमेंट भी देखने हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ते ही साथ साथ में करती जानी है। दोनों स्टेप्स को पैरेलल लेकर चलना है, क्योंकि स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड के मार्क्स जोड़कर आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो भी कट ऑफ होगी उसको क्वालिफाई करना होगा, तब आप जज बन पाएंगे। क्लियर। अब यहां पर तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि इंटरव्यू जो लास्ट स्टेज होती है हमारी सिविल जज जूनियर डिवीजन को बनने के लिए, तो इंटरव्यू में हमसे क्या पूछा जाता है और इसकी स्पेसिफिक तैयारी किस तरीके से की जाए। देखिए, आप पहले प्रीलिम्स क्रॉस करके आए हो तो आपको बेयर एक्ट्स की अच्छी खासी नॉलेज है, आपने लीगल मैगजिम वगैरह लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, और लेजिस्लेचर का जो भी इंटेंशन है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर वो आपको अच्छे से पता है। उसके बाद आपने मेंस लिखा है, मेंस में आपको हर एक चीज पूछी गई है और उसके सारे कॉन्सेप्ट आप डिटेल में पूरी तरीके से क्या करके आए हैं, पूरी तरीके से एग्जामिनर को समझा के आए हैं। उसके बाद आपको थर्ड स्टेज जो कि इंटरव्यू की स्टेज होती है, यहां पर अपीयर होने का मौका मिलता है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए किसी भी स्टेट में जाते हो तो वहां पर उन सारे लोगों को यह पता होता है कि बच्चा जो है पूरी तरीके से प्रीलिम्स मेंस को क्वालिफाई करके आया है, मतलब इसको नॉलेज तो अच्छी खासी है। लेकिन इंटरव्यू का बेसिक पर्पस जो होता है वो आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, कि क्या आप सिविल जज जूनियर डिवीजन की उस कुर्सी पे बैठने के बाद लॉ को ध्यान में रखते हुए इतनी सक्षमता से कोई डिसीजन दे सकते हैं जहां पर आपका किसी भी पार्टी की तरफ कोई झुकाव ना हो, या फिर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिस सिचुएशन को आपको अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हुए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक निष्पक्ष डिसीजन तक पहुंचना हो, तो आप उसमें कितनी अच्छी तरीके से पहुंच सकते हैं। इस ही पूरे मॉडल पर इंटरव्यू का प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है, और इंटरव्यू के प्रोग्राम में एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करने नहीं बैठेगा, आपसे ये नहीं कहेगा कि भैया आप सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पिनल कोड को मुझे सुना दीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जिससे ये डिटरमाइन किया जा सके कि बंदे की वो पर्सनैलिटी या फिर किसी भी स्टूडेंट का मेंटल स्टेटस उस लेवल तक पहुंच चुका है लॉ को लेकर, जो कि एक अच्छे डिसीजंस को या फिर पूरे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को अच्छी तरीके से रन कर पाए, और जिन लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए उनके साथ जस्टिस कर पाए। तो ये जो है क्या है, हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट है। जो भी चीजें आप मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हो, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के लैंडमार्क जजमेंट्स को ही अगर रीड कर लेंगे ना, तो ये मानिएगा कि इतना कंटेंट, कैसे जुडिशियल अप्रोच होती है, कैसे जजेस सोचते हैं, कैसे डिसीजन दिए जाते हैं, क्या क्या सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको इन जजमेंट्स में नजर आएंगी। और उसी प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अपने जुडिशियल माइंड को स्टार्टिंग से डेवलप करते जाना है, जिससे जब आप अपने इंटरव्यू में जाएं तो इंटरव्यू में उस ही अप्रोच को फॉलो करके उन सारी सिचुएशंस के आंसर कर पाएं, क्योंकि वो वहां पर आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए बैठे हैं और आपके मेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए बैठे हैं। तो इंटरव्यू के लिए जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं, किस किस जजेस ने क्या कहा और उनमें क्या हेल्ड किया गया, ठीक, कौन कौन से एविडेंसेस को ध्यान में रखा गया, किन किन को छोड़ दिया गया, तो इस तरीके की चीजें आप जो है यहां से अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। प्लस मेंस और प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ा है उसकी एक जो है एक बार गो थ्रू कर जाओ, बेयर एक्ट को देख लो, जो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, हो सकता है उसी से रिलेटेड जो है आपसे इलस्ट्रेशन पूछ लिए जाए, कोई भी ऐसी सिचुएशन आपको दे दी जाए कि भैया इसको सॉल्व करके बताओ, तो कौन कौन से लॉ में किस किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करोगे, आपका उस पर क्या निर्णय होने वाला है, ये सारी चीजें जो है प्रीलिम्स और मेंस में जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करके आप जा सकते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं हमारी, जहां पर हमने देखा कि एक जुडिशरी के एस्पिरेंट को क्या क्या चीजें करनी चाहिए। 3 स्टेजेस हैं। स्टार्टिंग से प्रीलिम्स की तैयारी करो, प्रीलिम्स का पूरा टाइम मैंने बता दिया, टाइप बता दिया। दूसरा, प्रीलिम्स के साथ में ही जो है क्या करनी है, मेंस की तैयारी करनी है,
क्योंकि जब प्रीलिम्स होगा उसके बाद 2 या 3 महीने में मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जा सकता। दोनों को पैरेलल लेकर चलना है। और जो तीसरा और लास्ट स्टेप होती है, थर्ड स्टेज, दैट इज इंटरव्यू, उसके लिए अपने जुडिशियल माइंड को डेवलप करना है हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के केसेस को पढ़कर। तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन 10 स्टेप्स को फॉलो करते हुए और प्रीलिम्स मेंस के लिए जो भी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करते हुए अपने सिविल जज जूनियर डिवीजन की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो भी लोग अपने सिविल जज जूनियर डिवीजन की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट ना समझें कि मैं अपने आप से ही सब कर लूंगा। अगर आपको कोई गाइडेंस देने वाला है या फिर आपका कोई मेंटर है तो उनकी हेल्प जरूर लीजिए, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस है कि उन्होंने सिविल जज जूनियर डिवीजन को क्वालिफाई कर रखा है। अगर किसी जज साहब की हेल्प मिलती है, किसी भी एजुकेटर की हेल्प मिलती है, किसी भी टीचर की हेल्प मिलती है तो उनसे अपने गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में बात करते रहिए। अपने क्वेश्चन चेक करवा लीजिए क्या मैं सही लिख रहा हूं या नहीं। तो ये सारी चीजें उनके गाइडेंस में आप करोगे तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा सहूलियत रहने वाली है। और आपको क्या एक सही डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन चल रही है या नहीं, ये सारी चीजें भी पता चलने वाली है। तो अगर कोई भी समस्या आपको यहां पर आ रही है, अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो जाइए। डेली बेसिस पर मैं यहां पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराता हूं, करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लस लॉ के अदर इंपॉर्टेंट चीजें जो एक सिविल जज जूनियर डिवीजन को बनने में इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस हम यहां करते हैं। कोई अदर क्वेश्चन है लॉ से रिलेटेड या फिर कोई भी स्टूडेंट कहीं भी जुडिशरी में अटक रहा है या फिर उसको कोई भी समस्या आ रही है, अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं और सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है आप यहां पर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल पर हमेशा आपके लिए हाजिर रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।